हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है। इसमें हम दो मिरर लेंगे जिनका कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। हो सकता है हम उनको परपेंडिकुलर प्लेस करें, हो सकता है दोनों मिरर को इस तरीके से प्लेस करें कि दोनों मिरर कुछ एक एंगल बना रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों मिरर्स पैरेलल हों। तो ये सभी केस वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बेसिकली दो मिरर रहेंगे और ये दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। हमने जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक इमेज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, तो आज उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, ऐसा मान के चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो मिरर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मिरर नंबर 1 है, इसको मैं मिरर नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे हम एक दूसरा मिरर ले सकते हैं ऐसा, जिसको मैं मिरर नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। अब इस मिरर 1 एंड मिरर 2 के बीच एक ऑब्जेक्ट रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है और इसका अगर हम पोजीशनिंग इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये M1 से कितने डिस्टेंस पे रखी है और M2 पे कितने डिस्टेंस पे रखी है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सपोज़ ये वाला डिस्टेंस अगर A है, कहने का मतलब दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड M2, ये वाला डिस्टेंस को मैं A ले रहा हूँ। उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड ऑब्जेक्ट के बीच को अगर हम B लेते हैं, तो हम यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से इमेज बनेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं M1 मिरर का, कि M1 मिरर में इस ऑब्जेक्ट को देखें तो किस तरीके से इमेज बनेगा। तो ये तो क्लियर है कि यदि ये M1 मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है B डिस्टेंस पे M1 मिरर से, तो ये बेसिकली B डिस्टेंस पे नीचे की और इस मिरर से उसका इमेज बनने वाला है। सपोज़ यहाँ पे मैंने इमेज बनाया, इसको मैं B डिस्टेंस पे ही बनाऊंगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि जितने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे रहते हैं मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो इस इमेज का नाम मैं दे रहा हूँ I1 इमेज। अब इस इमेज को बनाने के लिए कौन कौन से रे रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो सारे रे रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस मिरर पे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इंसिडेंट होती है। तो हम बहुत सारे रे इसमें ले सकते हैं। इसके जो एक्सट्रीम्स रे रहेंगे वो रे कुछ इस तरीके से रहेंगे। एक यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होगा, एक इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस, ये इसके एक्सट्रीम इंसिडेंट रेज हैं। उसी तरीके से इन बिटवीन इनफाइनाइट रेज, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इनके बीच एक फाइनाइट रेज रहेंगे, बहुत सारे रेज रहेंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। हम इसको ऐसे छोटे 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 ऐसे पार्ट्स में अगर हम इसको देखें, इस पूरे मिरर को डिवाइड कर दें, तो हम इस मिरर को इनफाइनाइट्स पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन तो भी चूंकि ये रे ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री हमको शो करना है, तो हम इसको इनफाइनाइट से ना दिखा के कुछ फाइनाइट्स भी मान सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इसमें छोटे छोटे हम इसको डिवाइड करके अलग अलग रेज के बारे में हम देख सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसमें 2-3 रे के बारे में ही डिस्कशन करूंगा, ज़्यादा रे हमको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक रे को सेंड कर देते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे। और हमें ये क्लियर है
कि इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल खींचा जाता है। इस मिरर का नॉर्मल इसी पे ही बिलोंग करता है, इसलिए जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल वो I = 0 है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी R = 0 होगा, मतलब जिस डायरेक्शन पे इंसिडेंट रे आई थी उसी डायरेक्शन पे ये चली जाएगी। तो इस तरीके से ये रे इधर की ओर चली जाएगी। तो ये एक रे हो गया। दूसरा कौन सा रे है जो इस इमेज को बना सकते हैं? हमको बेसिकली दो रे चाहिए। एक रे ये ले लिया हमने, इसको रे नंबर 1, और एक ऐसा रे है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 फ्रॉम M1 मिरर। ये M1 मिरर का पहला रिफ्लेक्टेड रे हम मान रहे हैं। हमको इमेज बनाने के लिए बेसिकली दो रे चाहिए। एक रे मैंने ले लिया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ये ले लूं या इनके बीच कोई भी एक इंसिडेंट रे को कंसीडर कर लूं, या मैं इस इंसिडेंट रे को कंसीडर कर लूं। कोई भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए मैंने इसको कंसीडर किया, तो यहां से मुझे यहां पे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा ऐसा 90 डिग्री, और यहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे रहेगा ऐसा। तो ये रे नंबर 1 था रिफ्लेक्टेड रे, और ये है रे नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 फ्रॉम M1। ये दोनों रे इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन बिटवीन जितने भी रे हैं इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं, बट मैंने दो रे सिलेक्ट किया है, एक रे ये, एक रे ये, और मैं इसको चेक कर रहा हूं क्या ये निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए ये इस ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे, ये दोनों रे जो हैं यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं जैसे कि ये रे यहां से निकल रही हूं, इस इमेज से निकल रही हूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें आई। तो यहां हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना है M1 मिरर के थ्रू। सिमिलरली हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज M2 मिरर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो उसको देखने का क्या तरीका है? हमें सिंपली ये पता है कि अगर ये यहां से A डिस्टेंस पे है तो पीछे की ओर A डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगी। ये 90 डिग्री अगर यहाँ पे लें, अगर ये A डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी पीछे की ओर A डिस्टेंस से एक इमेज बनेगी ऐसा। और इसको बनाने वाली कौन कौन सी रे होंगी? सिंपल, इसको बनाने के लिए हम इसी तरीके से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रे सिलेक्ट किया, लाइक दिस। ये इंसिडेंट रे मैंने एक लिया, इसी का रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर निकल जाएगी ऐसे। ये जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, लेकिन इस बार ये फ्रॉम M2 है। अब इस इमेज को बनाने के लिए मुझे एक और रे चाहिए। ये रे मैं कहीं से भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं इन बिटवीन जो इसके एक्सट्रीम एंड है उसमें से किसी को भी सिलेक्ट करता हूं। तो अगेन मैं फिर से ये एक्सट्रीम वाले को ही सिलेक्ट कर रहा हूं, इस रे को। तो हम इसका यहाँ पे एक हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा ऐसा, और यहाँ से ये जितना एंगल बनाता है वहाँ से भी इतना एंगल। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो हमें यहाँ पे लगा के ये समझ में आ गया कि ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 रहेगा, लेकिन फ्रॉम मिरर 2, जिसको हम M2 कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां से इस तरीके से रे निकल के आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है, यहां से इस तरीके से रे निकल के आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 जो M2 से रिफ्लेक्ट हुई हैं वो दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक इमेज का निर्माण कर रही है, जिसको हम I2 कह रहे हैं, जिसको हम I2 कह रहे हैं। ये हमें अंडरस्टैंडिंग आई। अब है जो हमारा ऑलवेज एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ये इमेज
I1 इमेज इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से ये I2 इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब इसकी एनालिसिस करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है, हमको ये पता है कि यदि इस I1 से निकलने वाली रेज, और कैसे रेज, मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर हमें मिनिमम 2 रेज किसी तरीके से अगर हम M2 पे इंसिडेंट कर लें या ऐसा एनालिसिस कर लें कि वो M2 पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी जो हमने रे खींचा है जिससे ये इमेज बना है, ये तो सीधे निकल जा रही है और ये इधर की ओर डाइवर्ज हो जा रही है। तो यहां से लेकर जितने भी रेज गिरेंगे, सपोज यहां पे गिरेगी, ये भी इधर की ओर ही रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे गिरेगी तो ये भी इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे गिरेगी तो ये भी इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे गिरेगी तो ये भी इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें यह समझ में आ गया कि इस रेज से इधर की पूरी रेज वो M2 पे तो नहीं इंसिडेंट होने वाली हैं, ये हमें क्लियर पता चल गया। तो अब थोड़ा सा इधर के रेज का एनालिसिस करते हैं। अगर मैं इधर की ओर एक रे खींचूं तो मुझे कुछ मिल सकता है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने एक इंसिडेंट रे ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा। अगर मैंने एक इंसिडेंट रे ऐसा ड्रॉ किया यहां पे, तो नो डाउट इस इंसिडेंट रे से भी ये इमेज बनी है। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट रे के लिए अलग इमेज होगी। इमेज की पोजीशन तो ये है, तो थोड़ा सा इसको मिलाते हैं इस पे। तो देखिए ये रे इस तरीके से इस पे स्ट्राइक करेगा ऐसा। इसको अगर हम आगे पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो ये यहीं से मैच करने वाला, इस तरीके से ऐसा। तो हमें क्या पता चला कि यहां से गिरने वाले रे इस पे इंसिडेंट हो सकता है। ये चीज हमें क्लियर पता चल रहा है। ये तो एक रे मिला, मुझे तो चाहिए 2 रे। ठीक है, अगर ये रे इंसिडेंट हो रही है इस पे, तो डेफिनेटली इसके इधर वाला रे भी इंसिडेंट होगा। तो चलिए मैं एक दूसरे कलर से खींचता हूं, लाइक दिस। अगर मैं ये दूसरा रे ले रहा हूं तो इसका भी यहीं से बनने वाला है, ये इस तरीके से, लाइक दिस। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे मैं इधर की ओर मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं ये 90 डिग्री वाले रे जो इंसिडेंट रे था, अगर मैं उसके इधर की ओर मूव कर रहा हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कुछ रे डेफिनेटली इस M2 पे इंसिडेंट होंगे। नॉट ऑल, हो सकता है कि अगर ये जस्ट इसके यहां पे हो तो ये ऐसा निकल जाए, इसमें फॉल ही ना हो, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मिरर, ऐसा हो सकता है कि कुछ रे उस पे फॉल ही ना करें। लेकिन इतना तो क्लियर है कि जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के पास आते जाएंगे, डेफिनेटली 2 रे जैसे जरूर होंगे जो कि यहां पे इंसिडेंट होगा। और यही प्रॉपर्टी चाहिए हमें एक इमेज को ऑब्जेक्ट लेने के लिए, क्योंकि इंसिडेंट रे से ही इमेज बनता है और इंसिडेंट रे होने के कारण इस I1 को मैं एज अ ऑब्जेक्ट ले सकता हूं। तो एक चीज मुझे क्लियर हुआ, जितना अभी हमने डायग्राम खींचा उससे यह समझ में आया, हमें क्या समझ में आया, I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। मुझे ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो I1 है वो मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। इतना पहले समझ लीजिए, ये क्यों वर्क कर रहा है।
ये इसलिए वर्क कर रहा है बिकॉज उस इमेज से दो रे आते हुए हमें नजर आ रही हैं जो कि M2 पे स्ट्राइक कर रहा है। आप देख रहे हैं ये M2 है और इस M2 पे हमें ऐसा लग रहा है, ये बाकी फिगर्स आप मत देखिए, इस I1 को बस कंसंट्रेट करिए। I1 से दो रे आते हुए हमें नजर आ रहे हैं, भले ये हाइपोथेटिकल है लेकिन मिरर के बाद ये रियल हो जाती हैं। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि I1 से दो रे आते हुए हमें नजर आ रही हैं और M2 पे स्ट्राइक हो रहे हैं। यही प्रॉपर्टी चाहिए एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट हम इसको अब मान सकते हैं फॉर किसके लिए, M2 के लिए। अगर M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, अब ये कैसा केस हो गया, ये एक ऐसा केस हो गया कि यहां पे मिरर है लेकिन ऑब्जेक्ट उसके ठीक फ्रंट में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बैकवर्ड है, उस पे फ्रंट साइड ही है लेकिन जस्ट उसके इन फ्रंट में नहीं है, तब भी इमेज बनता है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तब हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है। ऐसा हम इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे यहां पे मिरर M2 है, हम यहां पे एक हाइपोथेटिकल मिरर मानते हैं, हाइपोथेटिकल मिरर हम कल्पना करते हैं। सपोज उसको मैं M2 मान रहा हूं और इस M2 के लिए उसी तरीके से यहां पे इमेज बनेगा जैसे कि यहां पे मिरर हो, क्योंकि ये जो I1 है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे मिरर हो गया, यहां पे I1 हो गया। ये केस हम देख चुके हैं पहले भी, लास्ट लेक्चर में हमने ये केस देखा था और हमें पता है कि इसका जितना डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे यहां पे इमेज बनने वाला है। तो ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये A डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहां पे भी A डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगा। ये इमेज को मैं I3 नाम दूंगा। और इस इमेज को बना कौन रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये तो ठीक है, ये हो गया, लेकिन इसको बना कौन रहा है, ये इमेज को वही दो रे बनाएंगे जो M2 पे इंसिडेंट हुए हैं। और वो कौन से दो हैं, ये पिंक कलर वाला एंड ये व्हाइट कलर वाला। तो बस आप इसको अभी यहां पे अगर मैच कराइए, यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, तो ये यहां पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा और इसको पीछे की ओर इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा आएगा। सिमिलरली अगर पिंक कलर वाले को आप इसी से मिलाते हुए ऐसा, एक्चुअली ये मुझे पीछे का बाद में करना चाहिए ये एक्सटेंशन वाला चीज़, लेकिन मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने में आसानी हो चीज़ें। लाइक दिस, ऐसा। तो हमें क्लियर हो गया कि इस I1 का निर्माण कौन से दो रे किए हैं, ये व्हाइट कलर वाला एंड ये पिंक कलर वाला। ये चीज मुझे क्लियर हो गया, ये चीज मुझे क्लियर हो गया कि ये I3 का निर्माण कैसे हुआ। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन कि क्या I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि इस I2 का निर्माण कौन कौन से दो रे कर रहे हैं। पहला रे ये वाला, दूसरा रे ये ग्रीन कलर वाला। तो आप देख रहे होंगे कि इन बिटवीन जितने भी रे हैं, ये सभी रे, इनमें से कोई भी ऐसा रे नहीं है जो इस पे इंसिडेंट हो M1 पे। लेकिन जैसे ही हम इधर के रेज के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली M1 पे इंसिडेंट हो सकता है। जैसे कि मैं एक रे सिलेक्ट कर रहा हूं, अगेन मैं एक व्हाइट कलर से लेता हूं। मान लीजिए यहां पे एक इंसिडेंट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये वाली व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, किस मिरर पे, M2 मिरर पे। और ये कौन सा इमेज बनाने के लिए इंसिडेंट हुई, ये I2 इमेज बनाने के लिए इंसिडेंट हुई। तो डेफिनेटली इसका रिफ्लेक्शन इधर की ओर होगा, ऐसा। ये देखो, इसको हम अलग कलर से दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये ऐसा रिफ्लेक्टेड है, ये ऐसा।
तो ये तो हो गया एक रे। ठीक उसी तरीके से एक और रे भी होगा। सपोज मैं दूसरा रे लेता हूं, तो मान लीजिए एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ऐसा, ये येलो कलर से मैं शो कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ऐसा। ये रे भी इस इमेज का निर्माण करेगी, तो ये यहां से ऐसा स्ट्राइक हो गया, ऐसा, लाइक दिस। तो इस ऑब्जेक्ट से दो ऐसे भी रे हमें मिल रहे हैं जो इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं, और वो कौन कौन से रे हैं? ये वाली और ये वाली। और आप ऐसा मान सकते हैं कि इस I2 इमेज से दो रे निकल रहे हैं जो कि M1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इस I2 से दो रे निकल रहे हैं जो कि M1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया? जब भी इमेज से दो रे निकलें और M1 मिरर पे स्ट्राइक करें तो उसे हम ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, क्योंकि इस मिरर को यह नहीं पता कि ये इमेज से इंसिडेंट रे है या रियल ऑब्जेक्ट से है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, मिरर को ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है। मिरर को बस इतना पता है कि दो रे उस पर टकरा रही हैं, और वो कहां से आ रही हैं ये मैटर नहीं करता। भले इधर की लाइन हाइपोथेटिकल है लेकिन इधर की तो रियल है। उसको ऐसा लगेगा कि उसके पास आ रही है लाइट, और वो कहां से आ रही है तो उसको ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट से आ रही है। और कितने रे आ रहे हैं? 2 रे आ रहे हैं, उसको ये चीज क्लियर है। तो ये I2 से 2 रे पहुंच रहे हैं। जब भी मैं 2 रे कह रहा हूं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहां पे केवल 2 ही रे हैं, यहां पे बहुत सारे रे हैं जो इस पे स्ट्राइक हो रहा है, क्योंकि इन बिटवीन भी इनफाइनाइट रे हैं, इस 2 रे के बीच में भी इनफाइनाइट रे हैं। वो चीज अपने दिमाग में लेके चलें, ऐसा मत सोचें कि केवल 2 ही रे हैं। लिटरल मीनिंग वो नहीं है। लिटरल मीनिंग ये है कि मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें 2 रे मैंने शो किया है, लेकिन इन बिटवीन भी इनफाइनाइट रे हैं। तो ये चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में रहनी चाहिए। तो अभी मुझे एक चीज क्लियर हो गया इस पूरे सिनारियो से। अगर I2 से मैं अगर क्लोजली मॉनिटर करूं तो मुझे यह पता चला कि यहां से 2 रे M1 पे डेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं I2 इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। अब यदि I2 M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो ये वही वाला केस हो गया जैसे कि एक मिरर रहता है, और हमने ये केस देखा था, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो हमें क्या करना रहता है? इसको एक्सटेंड करना रहता है ये लाइन को, और हम यहां पे इसका इमेज बनाया करते। ये केस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुका है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इस M1 मिरर से अगर आप इमेज बनाएंगे तो इसको मुझे एक्सटेंशन करना पड़ेगा इस मिरर को, क्योंकि इधर तो मिरर है नहीं। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि ये क्या है? हाइपोथेटिकल मिरर M1। अब इसका जो इमेज है, ये इमेज, ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बना है, अदरवाइज ये यहां पे ही बनेगा लाइक दिस, इस टाइप से बनेगा। इसका मिरर से डिस्टेंस कितना है? तो आप देख रहे हैं यहां पे मैंने B लिखा है। तो अगर ये B पॉइंट है तो ये B पॉइंट होगा। इस इमेज, मतलब क्या समझ में आया? I2 का जो इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू M1 मिरर, वो I3 के साथ कॉन्साइड कर रहा है। ये I3 एंड I4 कॉन्साइड कर रहे हैं आपस में, मतलब दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, दोनों इमेज एक ही जगह पे आ रहे हैं। और इस इमेज का निर्माण कौन कौन से 2 रे कर रहे हैं? ये दोनों रे, ये वाली रे और ये वाली रे। तो यहां से मैं इसको अगर मिला दूं इस तरीके से, तो ये वाली रे निकली, ये स्ट्रेट खींचिएगा। ब्लैक बोर्ड में भले ही हो सकता है कि थोड़ा सा डेविएटेड नजर आए, बट ये स्ट्रेट लाइन्स है। तो ये दोनों रे इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं, और ये इमेज कहां पे बन रही है? बेसिकली I3 पे बन रही है। तो हमें एक चीज और क्लियर हुआ
I3 and I4 are coinciding। तो जो इमेज I3 एंड I4 हैं एक ही प्लेस पे बन रही हैं, कॉइंसाइड कर रही हैं। तो हमें क्या समझ में आया? हमें यहां से एक अंडरस्टैंडिंग आई, एक ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा बनाया हुआ इमेज दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा बनाया हुआ इमेजेस कॉन्साइड करें, जैसे कि यहां पे हमें नजर आ रहा है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। हमें ये क्या पता चल रहा है कि अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हों, ये मिरर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप इसको ऐसा ले लीजिए, अभी थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम। तो ये जो दोनों मिरर हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहां पे 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं तो कितने इमेज बनाते हैं, नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म्ड हुए? तो आंसर यहां पे रहेगा नंबर ऑफ images formed by two perpendicular mirrors is equal to 3, not 4, because 3 and 4 को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों इमेज एक साथ कॉन्साइड कर रही हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें आई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि हमें समझ में आया। इसमें एक और छोटी सी बात है जिसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। आप इस चीजों को ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट यहां से a दूरी पे है, कहने का मतलब M2 से a दूरी पे है, और M1 से b दूरी पे है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने दूरी पे है? ये सब क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने दूरी पे है? तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से a डिस्टेंस पे, यहां से b डिस्टेंस पे, इस तरीके से ले सकते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए r। तो ये r बराबर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस इंटरसेक्शन पॉइंट से r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। व्हाट अबाउट दिस इमेज? इस इमेज को देखिए। ये इमेज इस मिरर से a डिस्टेंस पे है और इस मिरर पे b डिस्टेंस में है। इसका मतलब अगर मैं यहां से डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस भी r ही होगा। r इज इक्वल टू, क्योंकि ये a है, ये b है, तो ये r होगा। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे हमें समझ में आया ये भी r है। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इसकी बात करूं, इस इमेज की बात करूं, तो ये इमेज यहां से b डिस्टेंस पे है, किस मिरर से? M1 मिरर से, और M2 मिरर से a डिस्टेंस पे है। तो अगेन अगर हम इसको मिलाएं तो ये भी r होगा। सिमिलरली अगर मैं I1 इमेज की चर्चा करूं तो I1 इमेज M2 मिरर से a डिस्टेंस पे है, M1 मिरर पे b डिस्टेंस पे है, तो ये भी r ही होगा। तो अगर सेंटर से ये चारों पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये तीनों इमेज सेम डिस्टेंस पे है और सेंटर पॉइंट एक ही है सभी का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी के सभी एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से हो जाएगी। तो इस पॉइंट से ऐसा होते हुए, ऐसा इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर ऐसा बढ़ते हुए, फिर अगेन इस पॉइंट को टच करते हुए, हम ऐसा एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या है? सर्कल।
और इस सर्कल का रेडियस कितना है r, और इस r का मतलब यहाँ पे √a² प्लस b² है। इससे हमें एक चीज क्लियर हो गया कि यदि हम दो परपेंडिकुलर मिरर लें तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेंगे 3, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। वैसे तो 4 इमेज बनेंगे, लेकिन 2 इमेज आपस में ओवरलैप रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसका सीधा मतलब है कि 3 इमेज बनेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हमको क्लियर हो रहा है इस पूरे एनालिसिस से कि जो ऑब्जेक्ट है और बाकी जो तीनों इमेजेस बनेंगे वो सभी के सभी एक सर्कल पे लाई करेंगे। एक बड़ा पॉइंट है, एक सर्कल पे लाई करना बड़ा पॉइंट है। दूसरी बड़ी पॉइंट है कि इस ऑब्जेक्ट के जस्ट डायगोनली अपोजिट एंड पे एक इमेज बनेगा, सिमिलरली इस इमेज के डायगोनली अपोजिट तरफ एक दूसरा इमेज बनेगा। तो ये सिमेट्री से भी हम देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल चीज़ हमें सामने निकल के आई जो हम नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करेंगे कि अगर ये 90 डिग्री ना हो तो क्या होगा। ये जो एंगल अभी आप देख रहे हैं दो मिरर के बीच 90 डिग्री है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो मिरर के बीच 90 डिग्री ना हो, कुछ 90 डिग्री से कम एंगल हो, लाइक 60 डिग्री, 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री एटसेट्रा, और उनके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई करे तो उनके इमेजेस कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर उनके द्वारा भी जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे उस सभी के सभी ऑब्जेक्ट इस टाइप से एक सर्कल पे ज़रूर लाई करेंगे। तो हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए इस सिंपल एग्जांपल से कि जो इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं अगर उनके बीच दो मिरर के बीच कुछ एंगल बनता है तो। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सिमिलरली अगर कुछ भी एंगल हो, लाइक मैं इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से मिरर रखी गई है, ये थीटा ऐसा, या फिर ऐसे मिरर रखे गए हैं, ये ज़रूरी नहीं हो कि एक्यूट एंगल हो, ये ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90, इनमें से कोई भी केस हो, इनके द्वारा बनाए हुए इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आज के क्लास से सीख के जाइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। आज हमने सर्कल ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सर्कल ड्रॉ करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, उसका यूज़ करके हम चीज़ों को डिराइव करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप रिवाइज कर लीजिए। अभी तक हमने मिरर से बनाए हुए इमेज के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी शार्प हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। तो एंजॉय करिए फिजिक्स का और बने रहे कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे। थैंक यू।